चलिए सब लोग हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए। लेक्चर नंबर 8। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हो जल्दी से हेडिंग डाल लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपको एक एक करके अभी लिखाएंगे। कल सबको समझा दिए थे। ये पहला आवर्त है और पहला आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होता है जिसमें केवल 2 तत्व हैं। लिखेंगे नीचे एरो देके। अरे ये तो लिखा हुआ है, अब हम लिखा रहे हैं, एक एक करके लिखा रहे हैं। आप एरो दे के लिखते जाइएगा, ठीक है? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला है। लिखिए, नीचे एरो दीजिए, लिखिए। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है। पहला आवर्त है जिसमें केवल 2 तत्व हैं। जिसमें केवल 2 तत्व हैं। कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये लिखना नहीं, बस बोल देते। सुनो इधर, ये है दूसरा आवर्त और ये है तीसरा आवर्त, और इस दोनों आवर्त में 8-8 तत्व है ना। एरो दीजिए, लिखेंगे। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8-8 है। 8-8 है, ऐसे लिखना है बाबू, हाइफन देके। 8-8 है। 8-8 है। लिख लिए क्या? सुनो, ये तीसरा आवर्त है और ये चौथा आवर्त है और ये 5वां आवर्त है। इसमें कितना कितना तत्व है? 18-18। लिखेंगे चौथा और 5वां आवर्त में, नीचे एरो देके। चौथा और पांचवां आवर्त में कुल 18-18 तत्व हैं। चौथा तथा पांचवां आवर्त में कुल 18-18 तत्व हैं। कुल 18-18 तत्व हैं। ये है छठा और ये है 7वां। 14 गो यहाँ छिपा हुआ है, अब बाकी 18 गो अगल बगल तुम देखोगे, मतलब पूरा में तो 18, 14, 32। छठा में भी और 7वां में भी 32-32 तत्व है। सुनो, पिछले साल तक जब ये पढ़ाई होती थी तो उसमें बोला जाता था कि छठा आवर्त जो है वो सबसे लंबा आवर्त है जिसमें 32 तत्व है। 7वां आवर्त का भी क्षमता 32 तत्व का है, लेकिन 32 तत्व अभी तक उसमें पूरा नहीं हुआ। ये पिछले साल तक, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है, इसीलिए हम लिख सकते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। छठा तथा 7वां आवर्त में 32 तत्व हैं। 32 तत्व हैं और यह आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। और यह आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। ये सब बात आप लोग समझे हुए हैं। जो नहीं समझे हुए हैं पिछला ऑनलाइन लेक्चर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हम बहुत डिटेल में कल आधा घंटा खाली समझाए हैं, कल कुछ लिखाए नहीं है। क्या क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनो, हमने कल कहा था
कि एक ही आवर्त का जितना भी तत्व होता है, चाहे कोई भी आवर्त ले लो, उसमें कक्षा की संख्या समान होती है, और यह कक्षा की संख्या आवर्त संख्या के समान होती है। मतलब जैसे यदि हम चौथे आवर्त की बात करें, जैसे पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, उसके बाद जिंक के बाद आ जाएगा तुमको गैलियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। ये सारा का सारा जो है ना, ये चौथा आवर्त का तत्व है। इस सब में कक्षा की संख्या बराबर होगी, और यह कक्षा की संख्या उतनी ही होगी जितना ये आवर्त है। ये चौथा आवर्त का है तो सब में 4 4 4 4 4 4 कक्षा होगा। और ये बात सिर्फ इसके लिए आप वैलिड नहीं है, ये बात सब आवर्त के लिए वैलिड है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे, एक ही आवर्त के सभी तत्व, एक ही आवर्त के सभी तत्वों में, एक ही आवर्त के सभी तत्वों में कक्षा की संख्या समान होती है। कक्षा की संख्या समान होती है और यह आवर्त संख्या के बराबर होता है, और यह आवर्त संख्या के बराबर होता है, और यह आवर्त संख्या के बराबर होता है। हो गया? लिख लिया यहां तक? सुनिए, अब ये तो कक्षा की संख्या हुई। अब हम कल बोले थे कि जब तुम किसी भी वर्ग में जाते हो, एक ही वर्ग का सब तत्व, जैसे 13वां वर्ग बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, 15वां वर्ग। तो जैसे एक ही वर्ग का जब तुम विन्यास लिखोगे ना, तो तुम पाओगे कि सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आती है, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लिखेंगे। एक ही वर्ग के सभी तत्वों, एक ही वर्ग के सभी तत्वों, एक ही वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और यह वर्ग संख्या, और यह वर्ग संख्या, रुको, वर्ग संख्या लिख लिया ना? अभी हम बोलने वाले हैं कि और यह वर्ग संख्या के बराबर होता है। मतलब जैसे ये पहला वर्ग है, तो पहला वर्ग का जितना तत्व है, सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, और यह होगा कितना? जो इसका वर्ग संख्या होगा। अब देखिए, वर्ग संख्या 1 से 18 तक होता है, तो क्या इसका मतलब 18वां में 18 इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा में? नहीं, ये वर्ग संख्या आपको रोमन में लेना है। समझ गए? समझ में है कि किस में लेना है? वर्ग संख्या रोमन में रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 10 करके नहीं। जैसे 15वां वर्ग को रोमन में 5 कहते हैं ना, 5 है, तो इस सब के बाहरी कक्षा में 5 5 5 5 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 16वां वर्ग को 6 से कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलिनियम जितना है, सब के बाहरी कक्षा में 6 6 6 6 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी रोमन में संख्या के बराबर होता है। जो नॉर्मल इंग्लिश फॉन्ट आप लिखते हैं इसमें नहीं है। तो आप लिखेंगे वर्ग संख्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए रोमन में, मतलब वो वर्ग संख्या रोमन वाला होना चाहिए। ठीक है, रोमन में ब्रैकेट बंद कीजिए, वर्ग संख्या के बराबर होता है। वर्ग संख्या आप लिखे हुए हैं के बराबर होता है, के बराबर होता है। अभी आप लिख चुके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, लिखे हैं ना?
ये चर्चा आया ना इस वर्ड का, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी तो आप समझ गए कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको लिख लेने में क्या दिक्कत है? हम लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नीचे स्टार लगा के हेडिंग डाल दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको बाबू इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या परिभाषा लिखेंगे इसका? क्या परिभाषा लिखोगे? किसी भी परमाणु या तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। लिखिए किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। प्रथम वर्ग, पहला वर्ग को ही 1A कहते हैं। इस सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? प्रथम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक स्वर में जवाब आना चाहिए, जल्दी बताइए। प्रथम वर्ग में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हेलिना करे रब से फरियाद। याद आ रहा है ये सब चीज़? ये सबको आप याद रखिएगा ना, तो आपका रासायनिक बंधन जो इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होने वाला इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको भविष्य में केमिस्ट्री पढ़ने में कहीं भी रहो आप, किन्हीं लोगों से पढ़ो आप, और किसी लेवल का पढ़ो आप, आपको दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप बेस खराब कर लिए तब खराब हो जाएगा, तब हम भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। दूसरा वर्ग को ही हम लोग कहते हैं 2A। सबके बाहरी कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन। याद है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद है कौन कौन आता है इसके अंतर्गत? बोलिए, खड़ा होके बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये दिक्कत है, BE और MG नहीं, आप इसको बेरिलियम, मैग्नीशियम ऐसे बोलिए। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम, आता है ना ये सब? तो ये सब आपको याद है? चलिए बैठ जाइए, बढ़िया। 13वां वर्ग को ही हम लोग बोलते हैं 3A। और इस सब के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पता है आपको? 3। 14वां वर्ग को बोलते हैं 4A, 4। याद कीजिए, बैगन आलू गाजर इन थैला, कैसी गीत सुनाओ प्रभु, ये सब बताया हुआ है ना। ये सब जानना चाहते हैं तो पीछे का लेक्चर देखिए, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या सबकी बीवी, इस तरह से ये सब बताया गया था। 15वां को ही हम लोग 5A कहते हैं, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 16वां ओ सनम से तेरे पोल खोल देंगे, ओस से टीपो, ये भी इसका होता है। 6A, इसमें 6 होता है। फिर कल बारात आई थी 17, 7A, इस सब में 7 होता है। और 18वां को 8th ग्रुप कहते हैं, और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 18वां को 8th ग्रुप या 0 ग्रुप कहा जाता है। 0 ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका वैलेंसी 0 होता है, और 8th ग्रुप उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सब के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। एक हीलियम अपवाद है, हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फटाफट इस टेबल को उतार लीजिए आप। अब तुमको यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना,
तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी नहीं पड़ेगा और तुमको पता चल जाएगा कि किसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। बोलिए, लिख लिए क्या? सुनो, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे वर्ग 18 का तत्व, इसको कहा जाता है कि ये तत्व पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्या बोलते हैं? कि यह तत्व पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और जो तत्व पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए ऐसे तत्व अक्रिय गैस कहलाते हैं और ऐसे तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे वह तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, वर्ग 18वां का एगो अपवाद है हीलियम, ये हम पहले भी लिखे थे ना, इसमें लिख देना अपवाद। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, टेबल में लिख देना ये बात। हालांकि ये हम पहले बोले हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम बोल रहे हैं, बोला हुआ है, लेकिन आप यहाँ भी लिख दीजिए। हम तो आपको ये बोले हैं कि हीलियम वास्तव में वर्ग 18 का तत्व है ही नहीं, उसको रहना चाहिए था दूसरा वर्ग में, लेकिन वो अक्रिय गैस है तो उसको पहुंचा दिया है लेके अक्रिय गैस में। ये सब डिफेक्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का। क्या बोल रहे थे जी? वह तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसे पूर्ण रूप से भरा हुआ तत्व कहा जाता है। उसे पूर्ण रूप से भरा हुआ तत्व कहा जाता है। उसे पूर्ण रूप से भरा हुआ तत्व कहा जाता है। और ऐसे तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और ऐसे तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अतः इसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अतः इसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अतः इसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? ऐसा पूरा वर्गेन है 18। इसीलिए वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। वर्ग 18 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। वर्ग 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। वर्ग 18 के सभी तत्वों को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। कह दिए? अरे कह दिया क्या? सुनो, वर्ग 18 यही है ना? ये सब का सब क्या कहलाएगा? अक्रिय गैस, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जानते हो वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हम कभी भी हैलोजन बोलें तो तुम समझना वर्ग 17 का तत्व।
समझ में आ रहा है? और वर्ग 17 में ही ना फिर कल बार आता ही थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। लिखिए नीचे रो देके, वर्ग 17 के तत्वों को वर्ग 17 के तत्वों को वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन, ब्रैकेट में लिख देना एक्स, एक्स से इंडिकेट होता है, कहते हैं। यानी हेलोजन के अंतर्गत, यानी जब भी हम एक्स लिखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन आता है? आयोडीन। हम जैसे ही कहें क्या कि सोडियम जो है ना हेलोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो तुम तुरंत समझ लेना कि सोडियम या तो फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहते क्यों हैं? बाबू वह तत्व जो साल्ट का निर्माण करता है, नमक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। और सोडियम क्लोराइड साल्ट है ना, सोडियम ब्रोमाइड साल्ट है, सोडियम आयोडाइड साल्ट है, पोटासियम आयोडाइड साल्ट है। एक्चुअल में इस सब तत्व का काम है मेटल के साथ मिलके साल्ट का निर्माण करना। और साल्ट फॉर्मिंग न्यूक्लियाई इज कॉल्ड हेलोजन। लवण निर्माण करने वाले परमाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। इसीलिए वर्ग 17 का तत्व नमक का यानी लवण का निर्माण करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन, गिव योर आंसर इन 1 सेंटेंस और 3 वर्ड्स, क्या बोलेंगे आप? ड्यू टू साल्ट फॉर्मिंग न्यूक्लियाई। लवण के निर्माण करने के कारण ही इन सारे तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। नीचे एरो देके लिखिए, ऐसे ऐसे लिख लो। हेलोजन का मतलब होता है, हेलोजन लवण निर्माण करने वाला तत्व। अब कोई पूछेगा बता दोगे इसका जवाब? लवण का निर्माण करता है इसलिए हेलोजन कहता है। नीचे एरो दीजिए, ये देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है ना ये सब। अरे वर्ग 16 का तत्व, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस सब को कहा जाता है चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं? और चाल्कोजेन का मतलब होता है जो परमाणु अयस्क का निर्माण करता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब सुने हो? सब में ऑक्सीजन रहता है, सुने हो कि नहीं? तो नीचे एरो देके लिखेंगे वर्ग 16 के सभी तत्वों को चाल्कोजेन कहा जाता है। और चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है? कौन सी निर्माण करने वाला? अयस्क निर्माण करने वाला। अयस्क निर्माण करने वाला तत्व। आई बात समझ में? तो हम यह भी अब जवाब दे सकते हैं कि आखिर इसको चाल्कोजेन क्यों कहते हैं। चाल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क निर्माण करने वाला तत्व। और वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं यह सब निर्माण करता है अयस्क का, इसीलिए हम लोग इसको चाल्कोजेन कहते हैं। वर्ग 11 लिखिए नीचे, वर्ग 11 के सभी तत्वों को क्वाइनेज धातु, क्वाइनेज धातु कहा जाता है। वर्ग 11 के सभी तत्वों को क्वाइनेज धातु कहा जाता है। और तुमको पता है वर्ग 11 में कौन कौन है? वर्ग 11 में देखो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तांबा, चांदी, सोना। तुम नाम सुने हो? तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का। कॉइन, कॉइन का मतलब क्या होता है? सिक्का। और क्वाइनेज मेटल का मतलब होता है सिक्का बनाने वाला धातु।
अब समझ में आया कि क्यों इसको कॉइनेज धातु कहा जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने में भी हम लोग तांबा के सिक्का, चांदी के सिक्का और सोना के सिक्का का उपयोग करते हैं, और इस धातु का उपयोग सिक्का बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए वर्ग 11 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? कॉइनेज धातु। अच्छा, पुराने ज़माने में जिस समय ये कागज़ का रुपया नहीं होता था, उस समय तुम लोग सुनता होगा कि पहले चलता था सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का। कभी कभी एक आध गो लोग को गड़ा हुआ वो मिलता था, क्या बोलते हैं वो, खजाना, तो उसमें चांदी का सिक्का भरा रहता था या कुछ ऐसा, कुछ कभी सुनने में आया है क्या? अच्छा, तुमने कभी ये सोचा कि पुराने ज़माने में चांदी या सोना का सिक्का या तांबा का ही सिक्का क्यों चलता था? लोहा का सिक्का काहे नहीं चलता था? देखो, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इस सब में न जंग नहीं लगता है। एक बार जैसा बना देंगे वैसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा पुराना ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत केमिकल चेंज होता है, जिसको आप डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि लोहा का सिक्का, पूर्ण रूप से शुद्ध लोहा का सिक्का यदि बना के छोड़ दें, 2 महीना के बाद देखोगे जो एकदम गोरा चिट्टा दिख रहा था वो एकदम काला कलूटा दिख रहा है, और धीरे धीरे पता चलेगा उस पर एक जो लिखा हुआ है उसका आधा गो एक मिट गया है। अरे जंग बन के ख़त्म हो गया है। तो होगा क्या कि 6 महीना साल भर में वो सिक्का डेड, उस 6 महीना साल भर में सिक्के ख़त्म हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में उस धातु का हम कतई उपयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए बेचारा कोई रखा सिक्का बना के लोहा का, या लोहा का सिक्का चल रहा था, कोई एक पेटी रख दिया जोगा के बढ़िया से, अब पता चला वो पूरा का पूरा जो है सो सिक्का खराब हो गया, गल गया। अरे जंग बन के ख़त्म हो जाता है ना लोहा, तो लोहा जंग बन के ख़त्म हो गया उसका सारा संपत्ति, तो उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले ज़माने में चांदी का, सोना का, तांबा का, इस सब का सिक्का बनाया जाता था, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है, यह उतना रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, यह जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारा केमिकल बात है जो अभी हम बोलेंगे ना तो तुम उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक लेंदी बात है। वो एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा केमिस्ट्री का वो समझ सकता है, अभी आपका वो लेवल नहीं आया। अभी आप 1 महीना से क्लास कर रहे हैं, अभी तो आप एटमे सीख रहे हैं, प्रॉपर्टी पर आप गए कहाँ। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। रासायनिक बंधन पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बात समझ में आने लगेगा। जब रासायनिक बंधन एक बहुत मेजर टॉपिक होता है पूरे केमिस्ट्री का, तो देखेंगे उसको। सुनिए अब आप लोग, आज का क्लास तो यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त हो गया, अब स्टार्ट होगा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। आप स्टार लगाइए, हेडिंग डाल के छोड़िए। कॉपी बंद करने तो हम नहीं बोले थे, बैग में तो आप अपने मन से रखें हैं। जब तक बोला ना जाए बंद करने के लिए, बंद नहीं करना है, क्योंकि आप बंद करेंगे हम फिर निकलवा देंगे। आप जाने लगोगे हम बैठा देंगे। जब तक यहाँ से कमांड ना किया जाए अपने मन से कुछ भी मत किया कीजिए। कॉपी निकाले हुए रहिए। जब आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप जा सकते हैं तो बंद करके चले जाइएगा। लिखिए परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। और टाइम भी तो एकदम ऐसा कुछ था नहीं कि लेट हो रहा कि एकदम भागने के लिए परेशान हो गए आप। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। देखो, रेडियस का एक सिंपल मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई सर्किल है और सर्किल में केंद्रक से ये जो सरकमफ्रेंस होता है, इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं शायद, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। और यही ना रेडियस होता है बाबू। परमाणु भी गोलाकार होता है। परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है, गेंद के जैसा होता है। तो गेंद का जो केंद्रक है और बाहर का जो दूरी है, उसके बीच का दूरी ही उसका क्या कहलाएगा? रेडियस। उसी प्रकार परमाणु का केंद्रक, जिसको आप नाभिक कहते हैं, और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। लेकिन जिस परमाणु त्रिज्या को आप बहुत आसान समझ रहे हैं, वास्तव में ये इतना आसान है ही नहीं। ये बहुत लेंदी टॉपिक है, जिसको समझने में आपको 1-2 क्लास का वक्त लगेगा। आज हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, चूँकि ये तुरंत ख़त्म नहीं होगा। अब आप कॉपी बंद कर सकते हैं, लेकिन जाना नहीं है, बैठिए, कॉपी बंद कीजिए और सुनिए अब हमारी बात। आज का क्लास बस यहीं तक, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।